चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर से भारतीय इतिहास का ठीक है एक भाग लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे हम गुप्त काल के बाद जो राजवंश भारतीय राज्य में उदय हुए उनको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले गुप्तोत्तर कालीन में सबसे पहला जो वंश होता है, ठीक है, वो होता है पुष्यभूति वंश। ठीक है, कौन सा वंश होता है? पुष्यभूति वंश। और ये जो है पुष्यभूति वंश, ये 500 ईस्वी के बाद आता है। ठीक है, अगर इसकी जानकारी के स्रोत के बारे में बात करें तो बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित। ठीक है, बाणभट्ट की एक रचना हर्षचरित में इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हेनसांग की एक रचना है सीयू की और रवि कीर्ति की एहोल प्रशस्ति, इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, गुप्त वंश की समाप्ति के साथ ही देश में राजनीतिक एकता का क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है, और इस प्रकार छोटे छोटे राजवंशों का क्या होता है? उदय होने लगता है। ठीक है, अगर हम पुष्यभूति वंश की राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी थी ठाणेश्वर। ठीक है, या थानेश्वर बोल सकते हैं। पुष्यभूति वंश में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है, यानी इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हेनसांग ने अपने विवरण आर्यमंजूश्री कल्प में वर्धनों को क्या कहा है? वैश्य कहा है। ठीक है, क्या कहा? वैश्य। अगर हम वास्तविक संस्थापक देखें तो इनमें था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे प्रतापशिला के नाम से भी जाना जाता था। किसको? प्रभाकर वर्मन को प्रतापशिला के नाम से भी जानते थे। इनकी राजधानी हमने बताया ठाणेश्वर थी। ठाणेश्वर कहाँ? हरियाणा के अंबाला के जिले में पड़ता था ये। ठीक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हम इसमें बताएंगे आपको हर्षवर्धन जो आएगा बाद में। और हर्षवर्धन ने उपाधियां ली थी परम भट्टारक, महाराजाधिराज, ठीक है, केसरी और सम्राट। ये सभी जो उपाधियां हैं ये हर्षवर्धन को मिला था। परम भट्टारक, उसके बाद महाराजाधिराज, केसरी और सम्राट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम सीधा आते हैं हर्षवर्धन पे ही। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज को। ठीक है, किसे? कन्नौज को। और इसका जो शासन है वो 600 से 647 ईस्वी तक था। अगर हर्षवर्धन की दरबारी कवि की बात करें तो इसका सबसे बड़ा दरबारी कवि था बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखा था हर्षचरित की रचना की थी जिन्होंने। ठीक है, और इसके समय आया था यात्री हेनसांग। ठीक है, कौन सा यात्री आया था हर्षवर्धन के समय? हेनसांग। हा से हर्ष, हर्ष से हेनसांग। ठीक है, और हेनसांग ने क्या किया था? एक रचना किया था सीयू की। ठीक है, और जो हेनसांग है 630 से 640 के मध्य आया था। तो देख लीजिए इसका शासन हर्षवर्धन का 606 से 647 है, अर्थात इसी के समय ये आया था। हर्षवर्धन क्या था? एक स्वयं अच्छा कवि भी था। ठीक है, इसने रचना भी किया था, जैसे कि ये रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका। ठीक है, तीनों के तीनों ये नाटक है जिसकी रचना हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन जो है वो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का क्या था? समर्थक था। ठीक है, साथ ही साथ ये विष्णु और शिव को भी मानता था। ठीक है, विष्णु और शिव जी की भी पूजा करता था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से जाना जाता। अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को ही माना जाता था। ठीक है, हर्षवर्धन ने 2 धर्म सभाओं का आयोजन किया था। ठीक है, पहला जो है कन्नौज में इसने धर्म सभा आयोजित किया जिसके अध्यक्ष थे हेनसांग। उसके बाद दूसरा धर्म सभा आयोजित किया। ठीक, इस आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा गया था। ठीक है, इसने जो दूसरी धर्म सभा आयोजित किया हर्षवर्धन ने, इसे मोक्ष परिषद के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, हर्षवर्धन ने
हर्ष संवत की शुरुआत की थी 606 ईस्वी में। ठीक, इसने हर्ष संवत भी चलाया था। हर्ष की अगर उपाधि की अगर हम बात करें तो राजपुत्र शिलादित्य की उपाधि भी इनको मिली थी। उसके बाद मगधराज, उसके बाद शकलोत्रा पथनाथ, उसके बाद परम भट्टारक, नरेश वगैरह। ठीक है, बहुत सी उपाधियां इनको प्राप्त हुई थी। ठीक है, हर्ष का साम्राज्य उत्तर में दोस्तों हिमालय के जो दक्षिण था वहाँ तक था और नर्मदा नदी तक चला गया था, तथा पूर्व में असम से पश्चिम सौराष्ट्र तक इसका साम्राज्य फैल गया था। ठीक, हर्ष जो इतना प्रतापी शासक था, ये हर्षवर्धन इतना प्रतापी शासक था, लेकिन हर्षवर्धन को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, क्या नाम है, पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के ही तट पर पराजित कर दिया था। इसका जो वर्णन है ये एहोल प्रशस्ति में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, यानी 3 वंशों ने यहाँ पे शासन करने के लिए संघर्ष चालू हो गए इनके बीच। ठीक, वो कौन कौन थे, पाल वंश थे, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक, और एक था राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, अंततः इनमें जो विजय होता है वो होता है राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, विजय तो ये लोग हो जाते हैं राष्ट्रकूट वंश, लेकिन शासन जो है यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वालों ने ही किया। किन्होंने शासन, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने ही किया। ठीक है, हर्षों के बाद। ठीक, अब चलिए आगे हम देखते हैं अब पल्लव वंश। पल्लव वंश की जहाँ तक बात है, इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु के पास पड़ता है। ठीक है, संभवतः पल्लव जो थे ये स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के पूर्व ये सातवाहनों के यहाँ सामंत के रूप में काम करते थे। ठीक, पल्लव लोग जो है ये सातवाहनों के उनके सामंत के रूप में काम करते थे, ऐसी जानकारी मिलती है। पल्लव जो है इन्हें अभिलेखों में भारद्वाज गोत्री, ठीक, भारद्वाज गोत्री कहा जाता था इनको, किनको, पल्लवों को, तथा अश्वत्थामा का वंशज भी इन्हें माना जाता था। ठीक है, पल्लव लोगों को भारद्वाज गोत्री कहते थे तथा इनको माना जाता था अश्वत्थामा गोत्र। ठीक है, इनमें अगर हम प्रथम शासक देखें तो वो था विष्णुगुप्त और इनकी राजधानी कांची ही थी। ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ अभियान के समय कांची का शासक कौन था। ठीक है, तो ये जो विष्णुगुप्त है वो कौन था जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान चलाया था। ठीक है, तो कांची का इस समय शासक यही था, कौन, विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रथम शासक। ठीक है, प्रथम पल्लव शासक यहाँ पे विष्णुगुप्त दिखा रहे हैं। ठीक है, इधर प्रथम प्रसिद्ध शासक में पूछे तो आपको विष्णु सिंह बताना है। ठीक है, विष्णु सिंह को क्या कहा जाता था, इसे अवनी सिंह भी कहा जाता था। ठीक है, अवनी सिंह। ठीक, और इसका एक दरबारी कवि था भारवी, जिन्होंने एक रचना किया था किरातार्जुनियम, इसकी रचना इन्होंने की थी और इसने भी अपनी जो राजधानी है वो कांची को ही बनाया था। ठीक है, इसमें विष्णुगुप्त के समय एक निर्माण कार्य हुआ था मामल्लपुरम के आदि बराह मंदिर। ठीक, मामल्लपुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण किया गया था, किसके समय, विष्णुगुप्त सिंह के समय। और विष्णुगुप्त को क्या कहा जाता था, अवनी सिंह कहा जाता था। इनका दरबारी कवि कौन था, भारवी। ठीक है, अब देखिए विष्णु क्या है, गुप्त हो जाता था, विष्णु गुप्त हो, अभी भारी कृपा करो। ठीक है, मामूली बात में ही अर्जी दे देते हैं। तो विष्णु जी क्या है, वो तो गुप्त रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, भारी कृपा करते हैं। कैसे भारी कृपा करते हैं, मामूली बात में ही अगर अर्जी करो तो क्या कर देते हैं, मामूली बात में ही अर्जी को क्या कर लेते हैं, वो अर्पण कर लेते हैं, मान लेते हैं। ऐसा करके तो विष्णुगुप्त जो है ये क्या था, इसे अवनी भी कहा जाता था। तो और ये भारी कृपा करते हैं तो ये भारवी। ठीक, इसका दरबारी कवि। और किरातार्जुन जो कृपा करते हैं, तो इस प्रकार इसकी रचना थी भारवी की किरातार्जुनियम, और इसने अपनी राजधानी कांची को ही बनाया था।
ठीक है। इसमें अगर निर्माण की बात करें तो मामल्लपुरम के आदि वरदाह का मंदिर याद रखना है, विष्णुगुप्त सिंह के समय। ठीक है। द्वितीय प्रसिद्ध शासक अगर हम बात करें, दूसरा प्रसिद्ध शासक कौन था, तो वो था महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक, महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक, इसकी उपाधि देख लेते हैं। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्तविलास की उपाधि ली थी और विचित्रचित, उसके बाद चित्रकारपुल्ली, ये सभी उपाधियाँ द्वितीय प्रसिद्ध शासक महेंद्र वर्मन को मिली थी। ठीक है। ठीक है। इसमें हम देखते हैं एक नाटक लिखा इसने। ठीक है, मत्तविलास प्रहसन। ठीक है, इसकी जो नाटक है मत्तविलास प्रहसन, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अलावा इसकी अन्य रचना है भगवज्जुकियम। क्या? भगवज्जुकियम, इनकी रचना महेंद्र वर्मन प्रथम की। ठीक, इसकी उपाधि अगर आपको याद रखना है तो वो था मत्तविलास। ठीक है, विचित्रचित। महेंद्र वर्मन प्रथम कैसा था? विचित्रचित का था। और चित्रकारपुल्ली। ठीक है, इसने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है मत्तविलास प्रहसन। साथ ही साथ एक अन्य रचना थी भगवज्जुकियम। ठीक है। कई नगरों जैसे कि तिरुचिरापल्ली, अकाट, महेंद्रवाड़ी में चट्टानों को काटकर इसने रथ मंदिर बनाने की परंपरा चालू की थी। ठीक है। तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने क्या किया था, बहुत से पर्वत जैसे कि तिरुचिरापल्ली, अर्काट, महेंद्रवाड़ी, इनके चट्टानों को काटकर रथ मंदिर बनवाया और इन्हीं के समय से ही रथ मंदिर बनाने की परंपरा भी चालू हो जाती है। किनके समय से? महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से। इसके काल में पल्लव चालुक्य, पल्लव पांड्य संघर्ष चालू हुआ। ठीक है। तो इसके समय से ही पल्लव और चालुक्यों का वंश, चालुक्यों के बीच में संघर्ष चालू हुआ था और साथ ही साथ पल्लव और पांडवों के बीच में भी संघर्ष चालू हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मंडप वास्तु शैली। ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, मंडप वास्तु शैली को प्रोत्साहन दिया था। ठीक, किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। लो, इसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था उसको हरा दिया। किसने? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, जो कि पल्लव वंश का दूसरे नंबर का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। उसके बाद हम देखते हैं ये जो इसमें पल्लव वंश में तृतीय शासक आता है महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है। और इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है। क्या किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, ये नरसिंह वर्मन प्रथम आता है। ठीक है। इसने क्या किया था, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया तथा इसके पीठ पर विजय शब्द गुदवा दिया था। ठीक है। उसको हराया और उसकी पीठ पर विजय शब्द गुदवा दिया था। ऐसा था नरसिंह वर्मन प्रथम। ये जो है असाधारण प्रतिभा के कारण इसको महामल्ल भी कहा जाता था। ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम की क्या थी, असाधारण प्रतिभा थी, जिस कारण इसे महामल्ल भी कहा जाने लगा। ठीक है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में याद रखना है कि इसने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी और पुलकेशिन द्वितीय को इसने भी हरा दिया था तथा इसके पीठ पर विजय शब्द गुदवा दिया था उसको हराने के बाद। और ये असाधारण प्रतिभा का धनी था, इसलिए इसे महामल्ल भी कहा जाता था। ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक, नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या कराया था, इसने महाबलीपुरम शहर बसाया तथा लंका को जीत लिया था। साथ ही सप्तरथ मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसी के समय हेनसांग जो है वो कांची भी आया था। ठीक, जो हेनसांग था वो कांची आया था इसके ही समय। ठीक, महेंद्र वर्मन प्रथम, तो इसने महाबलीपुरम शहर बसाया और श्रीलंका को भी जीत लिया था तथा साथ ही साथ सप्तरथ मंदिर का निर्माण करवाया। और हेनसांग चीनी यात्री इसी के समय कांची में आया था। ठीक है। किसके समय? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, इन्होंने कांचीपुरम के कैलाश मंदिर
इसे राज्य सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण कराया। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में याद रखना है कि इसने कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज्य सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका क्या क्या कराया, निर्माण कराया। साथ ही साथ महाबलीपुरम का समुद्र तटी मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर कांची, ठीक है, इन सभी का भी इसने निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय था। सबसे पहले इसमें इसका याद रखना है कि इसने क्या कराया, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिसे क्या कहा जाता था, राज सिद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, इसके साथ इन्होंने निर्माण कराया महाबलीपुरम का समुद्र तट में जो मंदिर है उसका, और ऐरावतेश्वर मंदिर जो कि कांची में है, इसका भी निर्माण इसने कराया था। संभवतः जो महाकवि दंडिन है इसी का समकालीन माना जाता है। ठीक, और जो महाकवि दंडिन था उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही समकालीन माना जाता है। ठीक है, दंडिन जो महान कवि था उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय के समकालीन था, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। ठीक है, क्या नाम था उसका नाम था अपराजित। ठीक है, इसके समय में दक्षिण भारत में चोलों का उदय होता है। ठीक है, जो चोल वंश था उनका उदय होना चालू हो जाता है। ठीक है, जब अपराजित अंतिम शासक हुआ था। ठीक, अगर हम बात करें पल्लव शासक, तो पल्लव जो शासक थे वो क्या थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इसके लिए हमारा एक ट्रिक भी है, पल पल लव विश करो। तो पल्लव क्या करते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे। ऐसा ट्रिक है इसके लिए। ठीक है, तो क्या हुआ, इसी समय अपराजित के समय क्या हुआ, इसी समय क्या हुआ, नैनार तथा अलवार। ठीक है, दो संत थे जो कि बहुत प्रसिद्ध हुए अपराजित के समय। ठीक है, और इनके समय एक प्रसिद्ध संत जो था अलवार। ठीक है, ये अलवार जो है नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन था। ठीक है, और नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन माना जाता है अलवार को। ब्राह्मणों के उन्नति का काल था। ठीक है, इस काल को ब्राह्मणों की उन्नति का काल भी कह दिया जाता है, जो पल्लव वंश था। पल्लव जो वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार बनी। ठीक है, और जो दक्षिण में जो द्रविड़ शैली फैली है, ऐसा कहते हैं कि जो पल्लव वास्तुकला थी, ठीक है, वही जो दक्षिण की द्रविड़ शैली है, ठीक है, उसी का आधार बनी। ठीक है, तो कौन सी कला, जो दक्षिण की वास्तुकला थी। ठीक है, रथ मंदिर का निर्माण, तो इन रथों को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, इनके समय क्या हुआ था, रथ मंदिरों का निर्माण चालू हुआ, जिसे सप्त पगोड़ा भी कहा जाता था। वहीं दूसरी ओर 9वीं शताब्दी तक पल्लव शासन का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, और वहाँ पे तंजौर के चोल शासकों का क्या हो जाता है, शासन स्थापित हो जाता है। ठीक, तो ये तो हुआ अंतिम शासक अपराजित। ठीक, तो इस प्रकार जो पल्लव वंश है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, हमने पल्लव वंश में सबसे पहले देखा था शासक यहाँ पे विष्णुगुप्त। ठीक है, इसकी राजधानी ये कांची थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के समय कांची का जो शासक था ये, ठीक है, उसी के समय। अगला शासक हमने देखा था विष्णुगुप्त, जिसे अवनी भी कहा जाता था। इसके दरबारी कवि कौन थे, भारवी, जो जिसने क्या रचना किया था, किरातार्जुनियम। ठीक है, मामल्लपुरम के आदि बराह मंदिर का निर्माण इसने कराया था, विष्णुगुप्त ने। ठीक, द्वितीय शासक देखा था हमने महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, इसने मतविलास और विचित्र चित्र और त्रिचकापल्ली की उपाधि धारण की थी, और एक नाटक लिखा था मतविलास प्रहसन। ठीक है, मतविलास प्रहसन नामक नाटक लिखा था, और अन्य रचना लिखा था इसने एक भगवज्जुकियम। ठीक है, कई नगरों जैसे कि त्रिचरापल्ली, अर्काट, महेंद्रवाड़ी चट्टानों को काटकर रथ मंदिर बनाने की परंपरा महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही चालू किया था। ठीक, और इसके समय पल्लव चालुक्य और पल्लव पांडव संघर्ष भी चालू होता है, और साथ ही साथ इसने मंडप वास्तु शैली का निर्माण शैली को प्रोत्साहन दिया महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, इसे पुलकेशिन द्वितीय ने परास्त किया। ठीक है, तो जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने इसे क्या किया, फिर बाद में इसे हरा दिया महेंद्र वर्मन प्रथम को। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी हराया था, और ये महेंद्र वर्मन प्रथम को भी हरा देता है ये। ठीक है, तृतीय शासक जो आया था हमने देखा नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इस नरसिंह वर्मन प्रथम ने
पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था, ठीक है। जिसने पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन वगैरह और ये महेंद्र वर्मन जो इनको हराया था, इसको भी अंत में ये नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये पुलकेशिन द्वितीय को हरा देता है, ठीक है। और उसके पीठ पर क्या गुदवा देता है? विजय शब्द गुदवा देता है, ठीक है। असाधारण प्रतिभा के कारण नरसिंह वर्मन प्रथम को महामल भी कहा जाता था। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम शहर बसाया तथा श्रीलंका को जीत लिया था। साथ ही साथ सप्तरथ मंदिर भी बनवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और इसी समय जो हेनसांग है वो कांची आया था जब नरसिंह वर्मन प्रथम शासन कर रहे थे। अगर हम चतुर्थ शासक प्रसिद्ध शासक देखें चतुर्थ में, तो वो नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इसने कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। साथ ही साथ महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर जो कि कांची में है, इसका भी निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। संभवतः माना जाता है कि जो एक कवि था महाकवि दंडीन, उसको नरसिंह वर्मन द्वितीय का ही समकालीन माना जाता है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था अपराजित, ठीक है। इसका अंतिम शासक था पल्लव का अपराजित। अब पल्लव वंश जो है वैष्णव धर्म को मानते थे और इसी समय नयनार और पलवार संत थे वो प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इसे ब्राह्मणों के उन्नति का काल माना जाता है। और पल्लव वास्तुकला ही कहते हैं कि ये ही दक्षिण की द्रविड़ शैली का आधार बनती थी। मंदिर निर्माण, ठीक है, इन रथों को जो मंदिर निर्माण की इनकी श्रृंखला, इनके सप्तपैगोड़ा रथ भी कहा जाता था। और अंततः पल्लव शासन का अंत 19वीं सदी में हो जाता है। उसके बाद तंजौर के चोल शासकों का वहाँ पे शासन स्थापित हो जाता है। फिर हम इधर देखेंगे आगे चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो वंश थे, इसके दो टुकड़ी थी, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश, ठीक है। बादामी और वातापी के चालुक्य वंश, ठीक है। आरंभिक अगर शासकों की बात करें तो यहाँ पे जयसिंह नामक आरंभिक शासक था, उसके पुत्र हुए थे रणसाय, ठीक है। चालुक्य राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था जयसिंह, ठीक है। तो प्रथम ऐतिहासिक शासक अगर आपसे पूछे तो वो बताना है वो कौन था? जयसिंह। अगर वास्तविक शासक पूछ ले तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम था ये, पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। चालुक्य वंश का प्रथम वास्तविक शासक अगर पूछे तो वो था पुलकेशिन प्रथम। इसने बादामी या बादामी को चालुक्य सत्ता की राजधानी बनाया था, ठीक है। तो जो वातापी था या बादामी था, ठीक है, इसको राजधानी बना लेता है पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। उसके बाद आता है राजा मंगलेश, ठीक है। राजा मंगलेश, इसने कलचुरी जो है उनको हराया था राजा मंगलेश ने, ठीक है। इसका चालू राजा मंगल को कालीचूर्ण खाया। चालू राजा मंगल को क्या किया? कालीचूर्ण खाया। एक राजा था वो क्या था? चालू था, वो मंगलवार को क्या खाया? कालीचूर्ण। तो राजा मंगलेश ने क्या कलचुरियों को पराजित किया था, इसके लिए ट्रिक है इसका। तो देखिए चालुक्य वंश का शासन जब चालू होता है, ठीक है, तो इसमें जो प्रथम शासक आता है वो आता है जयसिंह, ठीक है। और जयसिंह क्या है? प्रथम ऐतिहासिक शासक भी माना जाता है। और वास्तविक अगर संस्थापक की बात करें तो पुलकेशिन प्रथम था चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक। और सर्वप्रसिद्ध शासक माना जाता है पुलकेशिन द्वितीय को, ठीक है। इसने उपाधि धारण की थी सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ, ठीक है, और दक्षिणा पथेश्वर। ये जो अलग अलग टाइप का उपाधि है इसको याद रखना है। महाराज तो कई लोगों ने धारण किया, तो इसको आप याद मत रखिए। तो सर्वप्रथम शासक में देखें पुलकेशिन द्वितीय का जो था, और इसने सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की थी। साथ ही साथ दक्षिणा पथेश्वर, ये उपाधि भी आपको याद रखना है। और इसने क्या क्या सबसे बड़े काम किया था? हर्षवर्धन को हराया, और हर्षवर्धन को हराकर परम महेश्वर की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। सर्वाधिक पराक्रमी और महान शासक माना जाता था। और इसका दरबारी कवि था रवि कीर्ति, ठीक। तो पुलकेशिन द्वितीय का रवि कीर्ति दरबारी कवि था। और रवि कीर्ति ने क्या किया था? ऐहोल अभिलेख खुदवाया था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के इसने पुलकेशिन द्वितीय का क्या था? ऐहोल अभिलेख इसने खुद खुदवाया था। और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की सेना गज सेना, ठीक है, हर्षवर्धन की सेना थी गज सेना। इसका उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में ही पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना राजदूत भेजा था, ठीक है। जो पुलकेशिन द्वितीय था इसने अपना राजदूत भेजा था
कहाँ? ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के यहाँ। अगर हम आगे बात करें तो इसने कदम्बों की राजधानी बनवासी, ठीक है, बनवासी, ठीक है, जो कि राजधानी थी, कहाँ की राजधानी थी? जो कि राजधानी थी कदम लोगों की, कदम्बों की राजधानी थी, उसको क्या किया? वो पूरी तरह उजाड़ दिया और परमेश्वर की उपाधि धारण कर लिया, ठीक है। ह्वेन-सांग ने दक्षिण की यात्रा की और इसके शासन की प्रशंसा की, ठीक। पल्लववंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। इस विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब जो पल्लव वंशी शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने पुलकेशिन द्वितीय को भी हरा दिया, ठीक है। ये पुलकेशिन द्वितीय जैसे राजा को हरा देता है नरसिंह वर्मन प्रथम, और इसकी जो राजधानी थी बादामी उस पर अधिकार कर लेता है। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी के साथ ही, उसको हराने के साथ ही वातापी कोंड की उपाधि धारण कर लिया था। फिर देखते हैं आगे क्या होता है पुलकेशिन द्वितीय के समय, ठीक है। उसके बाद हम कल्याणी में जो चालुक्य वंश चल रहा था उसके बारे में देखते हैं। तो इसका संस्थापक था तैलप या तैलप द्वितीय, ठीक है। और इनकी राजधानी आपको याद रखना है मान्यखेट, ठीक है। राजधानी अगर पूछे आपको कल्याणी की चालुक्य का, तो ये रखना है मान्यखेट। सर्व प्रसिद्ध शासक अगर हम देखना है इसमें, तो ये था विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ जो कि सर्वप्रसिद्ध शासक था, ठीक है। ये चालुक्यों का, कल्याणी के चालुक्य प्रसिद्ध शासक कौन था? विक्रमादित्य षष्ठ, ठीक है। चालुक्य शाखा का सर्वाधिक महान और अंतिम शासक माना जाता है इसे, ठीक है। और इसका दरबारी कवि था विल्हण, ठीक है। विक्रमादित्य षष्ठ का दरबारी कवि विल्हण है, ठीक है। और विल्हण की रचना है विक्रमांक देवचरित, ठीक। विक्रमांक देवचरित की रचना इसके दरबारी कवि चिल्हड़ ने किया था, ठीक है। और इसके बाद दूसरे कवि इसके समय थे विज्ञानेश्वर, ठीक है। विज्ञानेश्वर जिसने मिताक्षरा की रचना की, जो हिंदू विधि का पुस्तक माना जाता है, ठीक है। कौन? मिताक्षरा, जिसकी रचना की विज्ञानेश्वर ने, ठीक है। विज्ञानेश्वर ने जिसकी रचना की, ठीक। उसके बाद अपने राज्यारोहण के संबंध में उसने 1076 ईस्वी में नवीन संवत चलाया, चालुक्य विक्रम संवत, ठीक है। कौन सा संवत? चालुक्य विक्रम संवत का इसने प्रचलन कराया था। ये था विक्रम षष्ठ, ठीक है। सर्वाधिक महान एवं प्रसिद्ध शासक था, जिसका दरबारी कवि था विल्हण, ठीक है। और विल्हण ने रचना किया था विक्रमांक देवचरित का। इसका जो दूसरा कवि था विज्ञानेश्वर, इसने मिताक्षरा रचना की थी, जो कि हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है। तो ये हुआ चालुक्य वंश। कहाँ का चालुक्य वंश देखा हमने? कल्याणी का चालुक्य वंश। उसके बाद वेंगी का चालुक्य वंश, यानी जो पूर्वी क्षेत्र में चालुक्य वंश फैला था, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर पूर्वी चालुक्यों की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय ने पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा नियुक्त विष्णुवर्धन, इसने आंध्र प्रदेश में पूर्वी चालुक्यों की वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी क्या थी? वेंगी, ठीक। सर्वप्रतापी शासक जो वेंगी के चालुक्य में था वो था विजयादित्य तृतीय। कौन था? विजयादित्य तृतीय, ठीक है। और इसका एक सेनापति था पंडरंग, ठीक। आगे देखें तो दंती दुर्ग ने चालुक्य वंश को समाप्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की, ठीक है। तो चालुक्य वंश को समाप्त करने वाला कौन था? तो वो था दंती दुर्ग, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हमने देख लिया चालुक्य वंश के बारे में क्या क्या है वो, आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम राष्ट्रकूट वंश, ठीक। राष्ट्रकूट वंश जिसकी स्थापना की थी दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट की स्थापना किया था दंती दुर्ग ने, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश ने अपनी राजधानी बनाया था मान्यखेट को। ये इनकी आरंभिक राजधानी थी मान्यखेट, ठीक है। प्रथम प्रसिद्ध शासक अगर हम बात करें तो वो था कृष्ण प्रथम, ठीक है। कृष्ण प्रथम ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण पूरा करवाया और उसके अंदर कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया था, ठीक है। कृष्ण प्रथम को इसलिए याद रखना है कि इसने एलोरा की क्या किया था? गुफाओं का निर्माण पूरा करवाया था, और साथ ही साथ उसके अंदर एक कैलाश मंदिर का निर्माण
भी करवाया था। ठीक, तो प्रथम प्रसिद्ध शासक में याद रखना है कृष्ण प्रथम। उसके अलावा आपको याद क्या रखना है, द्वितीय प्रसिद्ध शासक ध्रुव। ठीक है, द्वितीय प्रसिद्ध शासक ध्रुव, जिसे धारावर्ष के नाम से जाना जाता था। और ये जो ध्रुव है, इसने त्रिपक्षी जो संघर्ष हुआ था उसमें भाग लिया था। उसके बाद तीसरा प्रसिद्ध शासक आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय त्रिपक्षी संघर्ष को अंतिम रूप से इसने जीत लिया था। किसने? गोविंद तृतीय ने। और कन्नौज पर क्या किया था? कब्जा जमा लिया था इसने। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश में हमने देखना शुरू किया था सबसे पहले। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंशों की राजधानी थी मान्यखेट, जो कि इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। इसका जो प्रथम शासक होता है कृष्ण प्रथम, इसने एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है वो पूरा करवाया और उसी के अंदर विष्णु मंदिर, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। दूसरा शासक था ध्रुव, जिसने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। तीसरा शासक गोविंद तृतीय, जिसने त्रिपक्षी संघर्ष को अंतिम रूप से फिर ये जीत लेता है गोविंद तृतीय। ठीक है, उसके बाद आता है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, इसके दरबार में था आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन। ठीक है, इसके दरबार में आदि पुराण जो है इसके जो रचना करता था जिनसेन, वो इसके दरबार में निवास करता था। इसको कवि राजमार्ग कहा जा। ठीक है, इसने एक रचना की थी कवि राजमार्ग, जो कि कन्नड़ ये ग्रंथ था अमोघ हर्ष का। ठीक है, अमोघ हर्ष के बाद आता है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ये जो है चोल शासक परांतक प्रथम को हराता है। ठीक है, कृष्ण तृतीय ने चोल शासक जो परांतक प्रथम था उसको हरा देता है। फिर दक्षिण अभियानों की सफलता पर उसे सकल दक्षिणाधिपति की उपाधि मिलती है। ठीक है, तो ये जो कृष्ण तृतीय है, इसने क्या किया? चोल शासक था परांतक प्रथम, उसको हरा देता है और उसे हराने के साथ ही इसे एक उपाधि मिलती है दक्षिण अभियानों की सफलता पर उसे सकल दक्षिणापधि की उपाधि। कृष्ण तृतीय को सकल दक्षिणापधि की उपाधि मिला दिया जाता है। अगर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, महत्वपूर्ण तथ्यों में, तो इसमें देखते हैं अल-मसूदी ने मान्यखेट के राजा वल्लराज को विहन के 4 राजाओं में गिना था। राष्ट्रकूटों ने अपने साम्राज्य में मुस्लिम व्यापारियों को बसने और इस्लाम प्रचार करने की छूट दी थी। ठीक है, तो ये आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य में मुस्लिम व्यापारी थे, उनको बसाने और इस्लाम के प्रचार करने की छूट दिया था। किन लोगों ने? राष्ट्रकूट लोगों ने। एलोरा एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण इन्हीं के समय हुआ। ठीक है, एलोरा एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण इसी समय चालू हुआ था। किसके समय? राष्ट्रकूटों के समय। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा राष्ट्रकूट वंश में, देखा सबसे पहले कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने क्या किया? एलोरा की गुफाओं का पुनर्निर्माण पूर्ण करा, उसके अंदर कैलाश मंदिर बनवाया। द्वितीय शासक ध्रुव धारावर, जिसने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया। तृतीय शासक गोविंद तृतीय, इसने त्रिपक्षी संघर्ष को जीता। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अमोघ हर्ष को। अमोघ हर्ष, इसके दरबार में आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन निवास करता था और इसने एक रचना किया कवि राजमार्ग। ठीक है, उसके बाद आता है कृष्ण तृतीय, इसने चोल शासक परांतक प्रथम को हराया और दक्षिण अभियानों की सफलता के कारण कृष्ण तृतीय को सकल दक्षिणाधिपति की उपाधि मिलती है। महत्वपूर्ण तथ्य अगर हमने देखा तो एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूट वंशों के समय ही चालू हुआ था। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, इसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र। ठीक, हरिश्चंद्र जो था, इसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था और इसने अपनी राजधानी बनाया था अनहिलवाड़। अनहिलवाड़ जो कि है राजस्थान क्षेत्र में। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार वंशों का राजधानी था और इसमें पहला शासक आता है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने सर्वप्रथम अरबों के आक्रमण को विफल किया। ठीक, इसका महत्वपूर्ण काम था कि जब अरबों ने आक्रमण किया था तो नागभट्ट प्रथम ने उसको विफल कर दिया था और इसकी जानकारी हमें मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। इसी अभिलेख में इसे मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। ठीक, मलेच्छ नाशक भी कहा जाता था नागभट्ट प्रथम को। इसकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद अप्रसिद्ध शासक था वत्सराज। ठीक है, वत्सराज, इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
ठीक, तो वास्तव में संस्थापक वत्सराज को माना जाता है। और इसी के समय कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, और वत्सराज के समय ही कन्नौज जो था उस पर त्रिपक्षीय संघर्ष चालू हुआ था। इसने पाल वंश के जो शासक था, ठीक है, धर्मपाल, इसको हरा दिया था, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये खुद पराजित हो गया था। ठीक है, जो ये शासक था वत्सराज, ठीक है, इसने क्या किया था, पाल वंश के शासक धर्मराज को हरा दिया था। लेकिन ये क्या करता है, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव जो था उससे खुद हार जाता है। 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में प्रतिहारों ने ही बांधा था। तो फिर ये पॉइंट आपको याद रखना कि 19वीं सदी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने वाला वंश था, वो था प्रतिहार। कौन सा वंश था? प्रतिहार वंश। साथ ही साथ सम्राट की जो उपाधि धारण करने वाला इस वंश का पहला शासक था। ठीक है, तो ये जो था सम्राट उपाधि धारण करने वाला इस वंश का पहला शासक था। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ये वाला याद रखना है, 19वीं सदी वाला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रसिद्ध शासक। सबसे प्रसिद्ध शासक इसमें आता है मिहिर भोज। ठीक है, इसने कन्नौज को राजधानी बना लिया। क्या किया इसने कन्नौज को क्या करता है, ये राजधानी बना लेता है। जबकि हमने देखा था गुर्जर प्रतिहार वंश में राजधानी थी इनकी अनहिलवाड़, जो कि राजस्थान क्षेत्र में था। लेकिन ये जो शासक है मिहिर भोज, इसने क्या किया, राजधानी जो है वो कन्नौज को बना लिया। और जो एक अरबी यात्री था, क्या नाम था उसका, वरुआ ने क्या किया, इसे सुलेमान ने इसे अरबी यात्री था सुलेमान ने इसे बरुआ कहा। किसको? मिहिर भोज को। ठीक है, मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासकों में गिना जाता था। ठीक है, मिहिर भोज जो है राजा भोज प्रथम के नाम से भी प्रसिद्ध था। ठीक है, तो राजा भोज जो प्रथम था वो मिहिर भोज के नाम से जाना जाता था। इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। ठीक, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है आदि वराह, जो इसकी उपाधि थी मिहिर भोज की, ये आपको याद रखना। और यह जो है विष्णु भक्त था। क्या भक्त था? विष्णु जी का भक्त था। मिहिर भोज ने चांदी के द्रिम्भ सिक्के चलवाए। ठीक है, कैसा सिक्का? द्रिम्भ सिक्का था, जो था चांदी का, ये मिहिर भोज ने ही चलाया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रसिद्ध शासक, इसने क्या किया था, मिहिर भोज ने ध्रुव को पराजित किया था। किसको? ध्रुव को। अगर हम आगे बात चलें तो प्रसिद्ध शासक में देखते हैं महेंद्रपाल। ठीक है, तो इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान था राजशेखर निवास करता था, जिसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विट्ठशाल जिह्विका, बाल रामायण इत्यादि की रचना किया था। ठीक, तो एक और प्रसिद्ध शासक हमने देखा महेंद्रपाल। ठीक है, जिसने क्या किया, इसके दरबार में क्या था, प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर। ठीक है, जिसने रचना किया था कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और विट्ठशाल भंजिका, साथ ही साथ विट्ठशाल भंजिका के साथ ही साथ बाल रामायण, इतनी रचना की थी। किसने? राजशेखर ने, जो कि किसका दरबार में था? महेंद्रपाल के दरबार में जो कि था। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश ही देख रहे हैं। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश में ही एक और शासक आता है महीपाल। ठीक है, इसके शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी जो है वो गुजरात आया था। ठीक है, बगदाद निवासी जिसका नाम क्या था, अल मसूदी, वो महीपाल के समय गुजरात आया था। साथ ही साथ अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर कह दिया था, अल गुर्जर या फिर बौरा कहा था। तो ये दो पॉइंट याद रखना है, अल गुर्जर और बौरा किसने कहा था? अल मसूदी ने, जो कि कहाँ का निवासी था? बगदाद का निवासी था। अब देखते हैं अंतिम शासक। अंतिम शासक था यशपाल। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो जो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था वो था यशपाल, और इसी समय राष्ट्रकूटों ने क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया।
उसके बाद हम देखते हैं नोट में क्या याद रखना है। तो गुर्जर प्रतिहारों ने विदेशी आक्रमण से भारत में द्वारपाल जैसी भूमिका निभाई। तो ये आपको याद रखना है, जब विदेशी आक्रमण हुआ तो गुर्जर प्रतिहारों ने द्वारपाल जैसी भूमिका निभाई भारत में, ठीक है। भारत में विदेशी आक्रमण से इन्होंने रक्षा किया। और यह जो है सबसे बड़ी बात ये भी याद रखना है कि ये धर्म वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं अंतिम शासक यशपाल। ठीक है, तो जो अंतिम शासक यशपाल था इसके बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रकूटों ने इसके समय क्या किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और ये क्या किए, द्वारपाल की भूमिका निभाए विदेशी आक्रमणों के समय, और वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। और इसके समय कन्नौज का गौरव शिखर था। ठीक है, कन्नौज क्या था, गौरव पर था, शिखर पर था। और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश ने किया था 11वीं सदी में, 11वीं सदी के मध्य में किया था तोमर नरेश, जिसका नाम था अनंगपाल। ठीक है, अनंगपाल दिल्ली नगर की स्थापना इसी समय किया था। जो कि अंतिम शासक था यशपाल, इसी समय दिल्ली नगर की भी स्थापना कर दी जाती है, किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अनंगपाल के समय, और वो समय था 11वीं सदी का। ठीक है, अब हम देखते हैं पाल वंश। ये पल्लव वंश नहीं है, ये पाल वंश है। पल्लव वंश हम पहले देख चुके हैं। तो पाल वंश का संस्थापक जो था वो था गोपाल। ठीक है, इसकी राजधानी थी पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें पाल वंश की, तो इसकी राजधानी पश्चिम बंगाल थी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। ठीक है, इन लोगों ने जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको क्या किया था, दान दे दिया था। साथ ही साथ जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसकी नींव डाली थी, यानी उसका निर्माण कार्य चालू कराया था विक्रमशिला का। गोपाल जो था वो जनता द्वारा चुना गया था। इसने गोपाल ने क्या किया, गोपाल जो है जनता द्वारा चुना गया था, और इसने उदंतीपुर या उद्दंडपुरा बिहार की स्थापना की थी। कौन सी जगह था, उदंतीपुर और उद्दंडपुरा बिहार, जिसकी रचना इसने किया था, किसने, गोपाल ने। इसके बाद हम देखें प्रसिद्ध शासक। इसका प्रसिद्ध शासक दोस्तों, इसका नाम ही नहीं दिख रहा है, कौन था ये। अच्छा, ये होगा धर्मपाल। ठीक है, कौन होगा, धर्मपाल होगा पाल वंश का प्रसिद्ध शासक में। ठीक है, तो हम इसे धर्मपाल मान के चलते हैं। ठीक है, तो पाल वंश का एकमात्र शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था इसमें पाल वंश के शासक जिसने भाग लिया था वो कौन था, तो वो था धर्मपाल। नाम बताना है आपको, धर्मपाल। इसने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य जो है वो पूरा कराया। ठीक है, और सोमपुर बिहार की भी स्थापना इसने किया। किसने, धर्मपाल ने। धर्मपाल जो था ये क्या था, त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लिया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो निर्माण कार्य है उसको पूरा करवाया था। साथ में सोमपुर बिहार की भी स्थापना जो है वो धर्मपाल कराता है। फिर अन्य प्रसिद्ध शासक में हम देखेंगे तो अन्य प्रसिद्ध शासक में यहाँ पे देवपाल नामक शासक को याद रखना है। देवपाल जो कि बौद्ध धर्म का द्वितीय संस्थापक माना जाता है इसको। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। बाद में इसने मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित कर ली। ठीक है, तो ये जो देवपाल है इसने राजधानी पाटलिपुत्र से अपनी प्रारंभिक राजधानी जो पाटलिपुत्र थी उसको बाद में मुंगेर स्थापित कर लेता है। ठीक है, देवपाल। इसके बाद अंतिम शासक आता है गोविंदपाल। ठीक है, कौन आता है, गोविंदपाल। गोविंदपाल जो कि इसमें अन्य तथ्य अगर हम देखें तो सुलेमान जो था इसने पाल राज्य की यात्रा की तथा शासक को रुहमा की उपाधि दी। खासकर जो शासक था पाल वंश के शासक, ठीक है, पाल वंश के शासकों को इसने रुहमा की उपाधि दी थी। क्या उपाधि दी थी, रुहमा की। कौन, सुलेमान ने पाल वंशियों को रुहमा कहा था।
और इसका अंतिम जो शासक था वो था गोविंद पाल। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है आपका पाल वंश यहीं पे समाप्त होता है। पाल वंश का संस्थापक माना जाता है गोपाल। ठीक है, जिनकी राजधानी थी पश्चिम बंगाल। गोपाल ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दे दिया था तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। ठीक है, इसने उदंतपुरी या उदंतपुरा विहार की स्थापना किया था। इसके साथ ही साथ प्रसिद्ध शासक में यहाँ पे हमने देखा धर्मपाल। ठीक है, इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था, भाग लिया था। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तथा सोनपुर विहार की स्थापना भी कराया। और सोड्डम चरित महाचंपू काव्य उदय सुंदरी है। इसमें धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की संज्ञा दी गई थी। तो ये जो उपाधि है इसको आप याद रख सकते हैं, तो धर्मपाल को मिला था। ठीक, उसके बाद हमने देखा था अंतिम प्रसिद्ध शासक देवपाल। ठीक है, ये क्या किया, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र, इसको ये स्थानांतरित कर देता है मुंगेर में। ठीक है, अंतिम प्रसिद्ध शासक था देवपाल, लेकिन अंतिम शासक था गोविंद पाल। ठीक है, गोविंद पाल। ठीक, और उसके बाद हमने देखा कि जो सुलेमान था इसने पाल वंशों को क्या कहा था, पाल वंशियों को रूहमा की उपाधि दिया था। ठीक, हम यहाँ पाल वंश का एक ट्रिक आपको बताते हैं, जो शासक है उनको याद कैसे रखना है। तो पाल गोपाल गए पश्चिम बंगाल, धर्मदेवा गोविंद के पास। ठीक है, तो इससे शुरू से अंतिम तक के जो शासक हैं आपको याद हो जाएंगे। पाल गोपाल गए पश्चिम बंगाल, धर्मदेवा गोविंद के पास। तो ये पाल वंश का गोपाल पहले शासक था। ऐसे करके आपको देख लेना है। ठीक है, तो अभी इसमें हम आपको दिखाते हैं ये जो शासन चला है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का देख सकते हो आप यहाँ पे अनहिलवाड़। ठीक है, ये हरियाणा क्षेत्र था। ठीक है, हरिश्चंद्र इसका क्या था, संस्थापक था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। मिहिर भोज जो कि कन्नौजों की राजधानी या कन्नौज को राजधानी बनाया मिहिर भोज ने। ठीक है, यहाँ देखिए पुष्यभूति वंश यहाँ था। हर्षवर्धन कन्नौज। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी जिसकी थी यहाँ पे ठाड़ेश्वर, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए जो राष्ट्रकूट वंश है जिसकी राजधानी थी मान्यखेट। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने यहाँ पे एलोरा गुफा और एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्रुव इसका शासक ध्रुव जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। और गोविंद द्वितीय इसका क्या था, अंतिम शासक था। फिर हमने देखा पाल वंश जो कि पश्चिम बंगाल में था, इस क्षेत्र में इसका संस्थापक था गोपाल। ठीक है, धर्मपाल जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी पूरा करवाया। ठीक है, उसके बाद हम नीचे अगर जाएं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चालुक्य वंश। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश क्षेत्र में, यहाँ पे बादामी जो इसकी राजधानी थी, संस्थापक था इसका जय सिंह। ठीक है, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, जय सिंह। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय जो था इसने क्या किया था, हर्षवर्धन को हराया था। उसके बाद हम अगर देखें तो पल्लव वंश ये नीचे क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, इसका जो विष्णुगुप्त था, महेंद्र वर्मन वगैरह शासक थे। नरसिंहवर्मन प्रथम को याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। और नरसिंहवर्मन द्वितीय ये कैलाश मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।